देखिए, नोट करके लिखा है मैंने पूरे तरीके से। तो पहले तो मेटाफिजिकल पोइट्री पर डिस्कस करते हैं, पोइट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉन डन इज जनरली कंसीडर द मोस्ट प्रोमिनेंट नंबर ऑफ फादर द मेटाफिजिकल पोइट्री। क्वेश्चन आ जाता है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे वो आपके जॉन डन है, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स इज अ फ्रेज कॉइन इन 1781 बाई सैमुअल जॉनसन। और मेटाफिजिकल पोइट्स नाम का ये जो फ्रेज है, ये जो शब्द हैं, इनको क्रिएट किया गया था 1781 में सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ठीक है, उनका एक चैप्टर है अब्राहम काउले पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, और उस चैप्टर को जिस वर्क में शामिल किया है उस वर्क का नेम है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लाइफ ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट इनका जो वर्क है, उसमें इन्होंने एक चैप्टर लिखा था अब्राहम काउले पर। उसमें इन्होंने मेंशन किया है मेटाफिजिकल पोइट्स को। ठीक है, याद रखिएगा। ही यूज दिस फ्रेज फॉलोइंग अ कमेंट ऑन डन बाई जॉन ड्राइडन। और इन्होंने ये जो फ्रेज ईजाद की है, इस फ्रेज को कॉइन किया है, ये भी सेल्फ डिजायर से नहीं किया। इन्होंने एक कमेंट पढ़ी थी जॉन ड्राइडन की। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में उन्होंने लिखा था, उसी टिप्पणी को पढ़ने के बाद में इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट नाम का ये जो टर्म था, इसको कॉइन किया था। ठीक है, वो टिप्पणी क्या थी? जॉन ड्राइडन ने 1693 में, यानी 1693 में अपना एक ऐसे है उनका, द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। इस ऐसे में कहा है कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट इन हिज एमोरस वर्सेस। ये जो कमेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका स्काई ब्लू कलर में लिखा गया है, ये जॉन ड्राइडन का है। इसी स्टेटमेंट के थ्रू जो आपके सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट नाम का ये जो फ्रेज है, इसको कॉइन किया था। सो इज एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए हर एक कंसेप्ट। ओके, चलिएगा, गुड। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट दिया गया हमारा अदर पोइट्स। ये क्वेश्चन आ जाता है, कल जो क्वेश्चन कराया था हमने, पेपर कराया था एलटी ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन ये था कि प्री रैफेलाइट राइटर्स में कौन कौन से राइटर शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि जो मेटाफिजिकल पोइट हैं उनमें कौन कौन से पोइट शामिल हैं या कौन कौन से पोइट शामिल नहीं हैं। ठीक है ना, ये भी आ सकता है। तो याद रखेंगे, हेनरी वॉगन, एंड्रू मार्वेल, जॉन क्लीवेन, अब्राहम काउले, जॉर्ज हर्बर्ट और रिचार्ड क्रेशो, ये सभी आपके मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। गुड, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम। द वर्ड मेटाफिजिक्स रेफर्स टू अ स्पेकुलेटिव साइंस। स्पेकुलेटिव साइंस का मतलब होता है इमेजिनरी साइंस। ठीक है ना, इमेजिनेटिव साइंस, जिसका कोई फैक्ट नहीं होता। एक तरीके से अगर हम बोलें तो साइंस आज भी चलता है, और साइंस हमारे पौराणिक जमाने में भी चलता था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थे तब भी साइंस चलता था, और आज भी साइंस चलता है। ठीक है, तो ये वही वाली साइंस की बात हो रही है, आध्यात्मिक साइंस की। ठीक है ना, तो स्पेकुलेटिव साइंस यहाँ पर दिया गया है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो स्पेकुलेटिव साइंस पर वर्क करते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। इट स्टडी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचर। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने मिलता है कि नेचर के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बात होती है, मैन्स प्लेस इन इट, और इस ब्रह्मांड में इंसान की यानी कि ह्यूमन की उपस्थिति क्या दर्शाती है, जो मानव का स्थान है, मनुष्य का जो स्थान है इस ब्रह्मांड में वो क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की जाती है। द कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड मैन्स रिलेशनशिप टू हिम, और भगवान यानी कि जो गॉड, जो क्रिएटर है यूनिवर्स का, उस क्रिएटर और हम लोगों में, यानी यूनिवर्स के जो लिविंग बीइंग हैं उनमें, और क्रिएटर का जो वर्ल्ड का क्रिएटर है उसके बीच में क्या संबंध है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात होती है मेटाफिजिकल पोइट्री के अंतर्गत। तो मेटाफिजिकल पोइट्री अगर शुद्ध सही शब्दों में हम बोलें तो आध्यात्मिक कविताओं के अंतर्गत आती है। मेटाफिजिक्स का मतलब आपका तत्वमीमांसा बोलते हैं, और इसका जो शुद्ध देसी भाषा में अगर स्पष्ट रूप से कहें तो इसको आध्यात्मिक नाम से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब आध्यात्मिक कविताएं। ठीक है,
तो आध्यात्मिक रूप से जितनी चीज़ों का समावेश किया जा सकता है उन सारी चीज़ों की बात हमारी मेटाफिजिक्स में की जाती है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम। इन द कन्वेंशनल सेंस, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत रूप से। तो इन द कन्वेंशनल सेंस द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इज पोएट्री डीलिंग विद द मेटाफिजिकल सब्जेक्ट। जैसा कि मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेटाफिजिकल पोएट्री का अगर हम परंपरागत रूप से मतलब समझें तो इसका मतलब उन सारी चीज़ों से है जो कि कैसी होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, आध्यात्मिक शब्दों से, आध्यात्मिक वस्तुओं से, आध्यात्मिक स्टेटमेंट से, आध्यात्मिक रूप से जुड़ने वाली हर एक चीज़ से मेटाफिजिकल पोएट्री का संबंध है। ठीक है ना। इसका रिलेशन आपका होता है लाइक द नेचर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की प्रकृति कैसी है, द क्रिएशन ऑफ मैन एंड हिज रिलेशनशिप टू द यूनिवर्स, और जो मनुष्य का क्रिएटर है वो और उस क्रिएटर से मनुष्य का संबंध है वो, द नेचर ऑफ सोल यानी कि मनुष्य की आत्मा है उसकी क्या प्रकृति है, एंड द होल रिलेशनशिप ऑफ मैन टू गॉड, और मनुष्य का पूर्ण रूप से भगवान के साथ में क्या संबंध है। आध्यात्मिक रूप से जुड़ने वाली हर चीज यहाँ पर डिस्कस की जाती है। इट मीन्स वी हैव गॉट दैट कि मेटाफिजिकल पोएट्री का जो संबंध है वो आध्यात्मिक विषय है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग। मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे वो बहुत ज्यादा टैलेंट थे, ठीक है, एंड वर क्वाइट फाउंड ऑफ शोइंग ऑफ देयर लर्निंग, और वो टैलेंटेड होने के साथ साथ में अपनी जो नॉलेज थी, अपना जो ज्ञान था उसको शो ऑफ करने में भी नहीं चूकते थे। ठीक है, यानी कि मैं इतना जानता हूँ और उस चीज को दिखाना चाहूँ तो इस चीज में भी वो लोग पीछे नहीं हटते थे, वो अपने जानकारियों का, अपने ज्ञान का शो ऑफ करते थे। ओके, दे एम्प्लॉयड देयर विट, विट का मतलब वर्ड प्ले का मतलब होता है द पावर ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स एंड हाउ टू सेटल द वर्ड्स इन देयर पोएट्री और इन देयर प्रोज। तो वो अपने वर्ड पावर का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते थे अपनी पोइम्स में, अपने किसी भी तरीके के लिटरेरी वर्क्स में। सम क्रिटिक्स हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ stating that their poetry is merely an extravagant expression of their knowledge in lyrical merit। कुछ क्रिटिक्स ऐसा भी कहते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो एक असाधारण रूप से उनकी पोएट्री में झलकती है। मतलब उनकी जो ज्ञान है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया है कि उनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो इन द सेंस ऑफ कंसीट और इन द सेंस ऑफ एब्जर्ड इमेजिटी और एक्स्ट्रावेगेंट मेटामॉर्फिसिस और बहुत सारे एलिमेंट्स के द्वारा हम उनकी नॉलेज को एक हाई स्टैंडर्ड पर फील कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक किसी तरीके की समस्या, ये तो एक फैक्ट है जो आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं, बस यहाँ पर मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी और नॉलेज है वो भी देख लीजिए। द डिवाइस दैट एम्प्लॉयड बाई शोइंग देयर विट इज कंसीट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हथियार है उनकी पोएट्री में वो क्या है, कंसीट। कंसीट का मतलब होता है अनयूजुअल सिमिलीज। सिमिलीज तो हर एक पोइट इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। सिमिलीज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है पोएट्री का जिसके बिना शायद पोएट्री का लिखना असंभव होता है। ठीक है ना। तो ये कैसी सिमिली का इस्तेमाल करते हैं, अनयूजुअल सिमिलीज, ऐसी सिमिलीज जो किसी दूसरे पोएट ने आज से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसे सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड मेटाफोर्स, और ऐसे ही मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अजीब व गरीब तरीके का। फॉर इंस्टेंट एट मैनी स्टैंड दीज पोएट्स हैव यूज देयर नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, कभी कभी ये जियोग्राफी से सिमिली उठा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी से सिमिली उठा लेते हैं, साइंस से ही सिमिली का इस्तेमाल कर देते हैं, साइंस से मेटाफोर का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से मेटाफोर का इस्तेमाल कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी से मेटाफोर का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है, किसी दूसरे तरीके के ग्रुप ने, किसी दूसरे तरीके के राइटर्स ने इस तरीके की कंसीट और इस तरीके की सिमिली का इस्तेमाल कभी नहीं किया जैसा ये लोग करते थे। ठीक है, इट इज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ लवर्स एंड डेवोटी। डिस्कोडिया कंकोर्स रेफर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस टुगेदर। डिस्कोडिया जो कॉन्कोर है ये एक टर्म है, इस टर्म के द्वारा ये एक्सप्रेस किया गया है कि जो मेटाफिजिकल पोएट हैं वो डिसिमिलर का मतलब जिनमें कोई आपस में तालमेल नहीं होता, इस तरीके की इमेजेस का क्रिएशन करते हैं साथ साथ मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया है कि
डॉक्टर जॉनसन इन एज लाइव्स ऑफ द पोइट्स, डॉक्टर जॉनसन ने अपने एक वर्क में लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसको प्रोड्यूस किया गया था 1779 में, उसमें इन्होंने डिफाइन किया है डिस्कोडिया कॉन्कोर्स को। और डिफाइन किस तरीके से किया है? डिस्कोडिया कॉन्कोर का मतलब होता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेम्बलेंस इन थिंग्स अपरेंटली अनलाइक, यानी कि अजीबोगरीब चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का जिनका एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है, उन चीज़ों को साथ साथ यूज कर देना और ऐसी इमेजेस को क्रिएट करना जिन इमेजेस का आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। इसका मतलब होता है डिस्कोडिया कॉन्कोर्स। ठीक है, इस टर्म को भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब इन शब्दों से, इन सारी फैक्ट से, इन सारे एलिमेंट से आप लोगों को अंदाज लग रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोइट्री है वो कौन सी निकल कर आ रही है? मेटाफिजिकल पोइट्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके निकल कर आ रही है। ठीक है ना, चलिएगा। तो यहाँ तक किसी तरीके की प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, जी हाँ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जो कुछ समझ में नहीं आया हो वो पूछ लीजिए आप लोग, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाउ टू प्रिपेयर जीएस पोर्शन फॉर एलटी। पहले तो सबसे पहले आप लोग करंट को पढ़ते चलिए, ठीक है ना, डेली करंट तैयार करिए। और जीएस कोई ज़्यादा बड़ी जीएस नहीं आती है, जो आप जीआईसी के लिए तैयार करते हैं और सुपर टेट के लिए तैयार करते हैं, ठीक है ना, यही जीएस होती है। जीएस कहीं दूसरी जगह से नहीं आती, सेम जीएस होती है छोटे से छोटे एग्जामिनेशन के लिए और बड़े से बड़े एग्जामिनेशन के लिए। यूपीपीएससी में जीएस किस लेवल का आता है, लेखपाल में किस तरीके का आता है, ठीक है ना, इस तरीके की जीएस आप कवर करिएगा। उसके लिए आप कोई एक किताब ले लीजिए, जैसे हरियंत की किताब आती है, ठीक है, और एक ल्यूसेंट की बुक आती है, इन्हीं से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। करंट अफेयर पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, करंट अफेयर के लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तो हिंदी में लिख दिया है, असमान छवियों का एक संयोजन या स्पष्ट रूप से विपरीत चीज़ों में गुप्त समानता की खोज करना। क्या मतलब होता है? डिस्कॉर्डिया कॉन्कोर्स का मतलब होता है, ठीक है ना, असमान छवियों का एक संयोजन या स्पष्ट रूप से विपरीत चीजों में गुप्त समानताओं की खोज करना। इसके बाद में आगे चलेंगे। आगे दिया गया है, जॉन डन हैज कंपेयर्ड टू लवर्स टू द टू लेग्स ऑफ कंपास। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इन लोगों ने इस तरीके की कंसीट का इस्तेमाल किया है, इस तरीके की शिमलीज का इस्तेमाल किया है, इस तरीके के मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, जैसा आज से पहले, मतलब इनसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो इनका एक वर्क है वैलिडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, वैलिडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने दो लवर्स को जो कि सेपरेट हो जाते हैं उनकी तुलना किससे की है? टू लेग्स ऑफ कंपास। कंपास आप लोग जानते हैं ना, इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये कंपास के दो पोल हैं, यहाँ पर इसके बीच में आपका मिड पॉइंट होता है। तो इस लवर के बिछड़ने की जो तुलना की है वो कंपास के इन दो पोल से कर दी है, इन दो लेग से कर दी है, कि ये लेग और एक लेग, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके का इन्होंने इमेजेस का क्रिएशन किया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो ये टू लेग्स ऑफ कंपास इन वैलिडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉर्निंग which is quite a unique comparison. However, the achievement of these poets lies in their capability to make such far-fetched similes and metaphor very clear. Done, for example, make it very clear why he has mentioned a compass in concern to lovers getting separated from one another. देखिए, इस तरीके की कंसीट का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। बट ये जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैनर है इन लोगों का, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इस तरीके की अजीबो गरीब और फार फेच्ड इमेज। फार फेच्ड इमेज का मतलब उन इमेजेस से कहते हैं जो आज से पहले किसी लोगों ने इस्तेमाल नहीं किए या बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं। तो वो इन यूनिक इमेजेस का जो क्रिएशन करता है, इस चीज़ की सफलता उनकी इस सफलता पर डिपेंड करती है कि इन इमेजेस को क्रिएट करने के बाद में वो इन चीज़ों को समझाने में भी अपने आप में कैपेबल होता है। वो लोगों को समझा सकता है, अपने रीडर्स को समझा सकता है कि उसने इन सारी चीज़ों का उपयोग
इन सभी लोगों को कंपेयर करने के लिए क्यों किया है। ऐसा ही वो जब यहाँ पर करता है, कंपास के दो लेग से दो लवर्स को सेपरेट करने की कंपैरिजन करता है, तो वो इस चीज़ को स्पष्ट करता है कि उसने क्यों कंपास के दो लेग्स का जो तुलनात्मक विवरण है वो टू लवर्स के साथ में किया है। ठीक है, तो सक्सेसफुल मैनर इनका ये कि अपनी कंसीट को लोगों को समझाने के लायक बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री डील्ड विद द थीम्स ऑफ लव एंड रिलीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसकी थीम किस पर आधारित होती है। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी थीम्स आपको बताई दी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है लव एंड रिलीजन। ठीक है, लव एंड रिलीजन। वैसे तो ये सेक्स पर भी बात करते हैं। ओके, इन एडिशन मैनी ऑफ द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ कार्पे डीम। और बहुत सारी थीम जो हैं वो है आपकी कार्पे डीम, जिसका मतलब होता है सीज द डे। ठीक है ना, सीज द डे, ये भी इनकी पोएम्स की एक थीम रही है। एंड इन्वेस्टिगेटेड द ह्यूमनिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की जो ह्यूमनिटी है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये भी इनकी एक थीम रही है। एंड्रू मार्वेल जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, इनकी एक पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डीम थीम। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कार्पे डीम थीम की पोएम का। प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आइडियाज ऑफ प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक यानी कि प्लेटोनिक जो वर्स थी उसमें जिस तरीके का लव दिखाया जाता है, ठीक है, वो लव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एंड इकोज इन मेटाफिजिकल पोएट्री। गुड, तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन आगे दिया गया है। अगर हम फाइनली बात कर लें, इसकी फाइनल टच दे दें इस मेटाफिजिकल पोएट्री को, तो मेटाफिजिकल पोएट्री इज हाईली इंटेलेक्चुअलाइज। मतलब ये कैसी है, इंटेलेक्चुअल होती है। पोएट्री मार्क बाई बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट। मार्क बाई बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हाई इमेजिनेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, और हाई इमेजिनेशन का मतलब है बहुत ही विशिष्ट तरीके की इमेजेस का क्रिएशन करना। इनकॉन्ग्रुअस इमेजरी, इसका मतलब है मैचलेस इमेजिनरी, यानी कि ये ऐसी इमेजेस का क्रिएशन करते हैं जिसका कोई मैच नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी एंड सबटिलिटी, जटिलता और सूक्ष्मता के साथ में इन सारी चीज़ों को ये पेश करते हैं। ऑफ थॉट, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैराडॉक्स का भी यूज करते हैं। एंड ऑफन बी डेलिबरेट हार्शनेस और रिगिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जानबूझकर की जाने वाली जो अभद्रता होती है, हार्शनेस होती है, कठोरता जो इसमें डालते हैं अपनी पोइट्री में, ठीक है, ये इसमें आसानी से देखने को लिए मिल जाता है। मतलब जानबूझकर कठोरता या अभिव्यक्ति की कठोरता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, हार्शनेस और रिगिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जितने पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं ये आपके मेटाफिजिकल पोएट्री से संबंधित हैं। इन पर क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी मैं 1 घंटे में 2 घंटे में करा के फिनिश कर दूंगा और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी इस क्लास की। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की शुरू होगी कि आप लोग इस क्लास को कितनी देर में लर्न कर लेंगे, कितनी देर में इसको यूटिलाइज कर लेंगे, जिससे कि आप आगे चल के इसको भूलें नहीं। ठीक है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी रहती है क्लास के खत्म होने के बाद में। क्लास चल रही है तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि समझाना हमारा काम है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में सिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सारी चीज़ों को समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, गुड, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। वैसे मैंने इसका एक पीडीएफ आप लोगों के एप्लीकेशन पर ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन उस पीडीएफ में ना थोड़ा मटेरियल कम था, वो पीडीएफ थोड़ी सी छोटी थी, इस वजह से फिर मैंने इसको एक नई पीडीएफ बनाया है और उसके बाद मैंने इस कंटेस्ट को आपके सामने लेकर आया हूँ। ये पीडीएफ भी मैं आपकी एप्लीकेशन में डाल